वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। चलिए, तो आज बहुत दिनों बाद हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नए चैप्टर में, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये 9th साइंस का चैप्टर 12 है और ये क्वेश्चन नीट के लिए भी यूज़फुल है। नीट में भी बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आते हैं और CGPAP के पेपर में भी आ सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ये सब के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आती है व्यापम की क्लासेस में, है ना। तो ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, 9th के लिए तो है ही, 11वीं के लिए भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, सबसे पहले ड्रामा सीधा हम लोग चलते हैं कार्य क्या है ना। अध्याय का पहला टॉपिक नंबर 1, कार्य। तो किसी वस्तु में बल लगाने पर, चलिए तो हमारे पास बताता हूँ कि ये एक मेज है और इसमें एक वस्तु है। एक क्या है? वस्तु है। तो किसी वस्तु में बल लगाने पर बल की दिशा में, यदि ये वस्तु को हम लोग इधर की ओर बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बल को F से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स ना। तो किसी वस्तु में बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु को विस्थापन, यदि वस्तु यहाँ से इधर की ओर विस्थापित होती है, इसको ऐसे मेज को और बढ़ा देते हैं हम लोग, मेज को, है ना। तो वस्तु इधर से इधर की ओर विस्थापित होती है, मतलब हम लोग इधर की ओर इसको अगर हम लोग बल लगा रहे हैं और ये अगर विस्थापित हो जाती है ना, और विस्थापित हो जाती है, तभी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कोई कार्य हुआ है, कोई कार्य हुआ है। ठीक है, तो किसी वस्तु में बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, है ना। तो किसी वस्तु में बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य। यहाँ पर अल्पविराम डाल देंगे, ठीक है। कार्य कहलाता है, ये कार्य है ना। मतलब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो वहाँ विस्थापित हो जाएगी, तभी हमको कार्य का होना कहलाया जाएगा, है ना। बात समझ रहे हैं आपको कि किसी वस्तु में बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु को विस्थापन कार्य कहलाती है। क्लियर हो गया? चलिए कुछ टॉपिक और बता रहा हूँ कि कार्य लगाए गए बल के परिणाम, लगाए गए बल। चलिए, कार्य का मतलब क्या होता है, मतलब क्या, उसको समझाऊंगा मैं कि कार्य लगाए गए बल मतलब F, ठीक है। तो कार्य लगाए गए बल के परिणाम मतलब F, है ना, एवं वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं S से, दूरी को प्रदर्शित करते हैं S से, तो विस्थापन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं S से, ठीक है। तो कार्य लगाए गए बल के परिणाम मतलब F, है ना, मतलब बल के परिणाम मतलब बल, सीधी बात। तो कार्य लगाए गए बल के परिणाम एवं वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन, को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग? S से। तो कार्य लगाए गए बल के परिणाम एवं वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन को ऐसे व्यक्त करते हैं, विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है कौन? कार्य, W बराबर वर्ग। तो कार्य लगाए गए अल्पविराम डालना, कार्य लगाए गए बल के परिणाम, है ना, एवं वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक होता है, जूल होता है, और CGS पद्धति में अर्घ होता है, कार्य का मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज वर्क क्या है ना। क्लियर होगी? अब वर्क के बाद हम लोग चलते हैं उसके कार्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा, ये ऊर्जा के बारे में बाद में बताऊंगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं कार्य के बारे में। ऋणात्मक कार्य, कौन सा कार्य है? ऋणात्मक कार्य, है ना। तो ऋणात्मक कार्य क्या है भाई? देखिए, अब इसी को समझना है आपको, है ना, कि यदि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत हो। चलिए अब मैं बताता हूं, मान लो जाए कोई वस्तु, ये धरती है, धरती माता है हमारी, है ना, आप तो जानते ही हो, है ना। चलिए, तो ये एक वस्तु है और वस्तु ना इधर की ओर गति कर रही है, ये देखिए इधर, है ना, यहाँ से यहाँ की ओर क्या कर रही है? गति कर रही है। तो वस्तु है ना, वो पृथ्वी के ऊपर उल्टा बल लगाएगा, ऐसे इधर जाना है तो पीछे के बल। आपको सीधे बता रहा हूँ कि बैलगाड़ी चलती है तो बैल है ना, वो पीछे की ओर बल लगाता है। किसकी ओर बल लगाता है? पीछे की ओर लगाता है, और चलता आगे की ओर है। बात समझ रही मेरी? नहीं आ रही? फिर समझिए कि ये एक वस्तु है, वस्तु अगर घर्षण करेगा पृथ्वी के ऊपर तब आगे बढ़ेगा, तो वो पीछे की ओर घर्षण करेगी तभी वो आगे बढ़ेगा। जैसे कोई पहिया चलता है तो पहिया पीछे की ओर घर्षण करते हुए चलता है ऐसे,
नहीं, और बढ़ता किधर है, इधर की ओर बढ़ता है, बढ़ता ही नहीं बढ़ता है ना, कि घर्षण पीछे की हो रही है, आगे बढ़ रही है, मतलब विपरीत दिशा में हो रही है ना, बल विपरीत दिशा में लग रही है ना। देखिए कि यदि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत हो, बल पीछे की ओर लग रही है और विस्थापन आगे की ओर हो रही है, बात समझ रहे हैं आपको। जब आप चलते हो पैर के बल से, तो पैर है ना वो पृथ्वी के ऊपर पीछे की ओर बल लगाती है, जिसके फलस्वरूप आप आगे की ओर चलते हो, मतलब बल पीछे लगता है और चलते आगे हो, मतलब बल और विपरीत, बल और विस्थापन दोनों की दिशा विपरीत है। तो यदि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो उसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य कहते हैं। मतलब आप पीछे की ओर बल लगाते हो और आगे की चलते हो। उदाहरण के लिख देना यहाँ पर बैलगाड़ी का खींचना, बैलगाड़ी का को खींचना, ठीक है, इसको उदाहरण लिख लेंगे आप लोग एग्जाम्पल में। चलिए ये ऋणात्मक कार्य हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा चलते हैं धनात्मक कार्य, है ना। यदि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत ना हो, यदि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत ना हो तो यह धनात्मक कार्य कहलाता है। अब धनात्मक कार्य का मतलब, मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, तो हम लोग इस जिस दिशा में खींचते हैं उसी दिशा में वहाँ विस्थापित होती है, बात समझ रही है। जिस दिशा में खींचते हैं उसी दिशा में क्या हो जाती है, वो विस्थापित हो जाती है ना। तो उस कार्य को हम लोग बोलेंगे धनात्मक कार्य। तो इसका परिभाषा क्लियर हो गया आपको कि यदि बल एवं विस्थापन की दिशा विपरीत ना हो, जिस दिशा हम लोग खींचेंगे उसी दिशा में हो जाएगा, ना हो तो यह धनात्मक कार्य कहलाता है, ठीक है जी। तो धनात्मक कार्य भी क्लियर हो गई आपका। तो इसका नॉर्मल उदाहरण में आप लोग किसी वस्तु को खींचना, व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को खींचना, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए आगे हम चलते हैं शून्य कार्य में। देखिए ऋणात्मक कार्य और धनात्मक कार्य, है ना। अब शून्य कार्य है क्या, तो इसमें चलते हैं। इसमें थोड़ा सा परिभाषा दे रहा हूँ आपको कि जब विस्थापन एवं बल की दिशा, है ना, जब विस्थापन बल की दिशा, जब विस्थापन बल के दिशा के लंबवत हो, है ना, तो उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आती है कि वस्तु दायां से बाएं जाता था, बाएं से दाएं जाता था, खींचते थे तो उसी की ओर जाता था, अगर धक्का देते तो बल पीछे को लगता था, आगे की ओर जाता था, ये सब तो समझ जाते हैं ना। लेकिन ये शून्य कार्य क्या है कि बल विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो। लंबवत मतलब क्या हो रहा है कि मान लो जाए ये धरती है, धरती पर हम लेफ्ट और राइट के बारे में बात कर रहे थे, ऋणात्मक और धनात्मक कार्य, है ना, लेफ्ट और राइट वाला बात कर रहे थे ना। लेकिन शून्य कार्य में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, ये वस्तु है, इस वस्तु को ऊपर की ओर उठाता है, ऐसे ना तो इधर धक्का देता है ना तो इधर धक्का देता है, ऊपर की ओर उठाता है। तो आप देखिए कि उसको क्या ऊपर उठाता है, तो उठाता है तो उसमें कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है नीचे की ओर, है ना। ये तो हम लोग जानते हैं। अब विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वस्तु नीचे में था और ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इसका विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है मतलब विस्थापन हो रहा है ना। लेकिन बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा कहाँ है, देखिए बल की दिशा है ऊपर की ओर उठाएगा, ऊपर की ओर उठाएगा, ठीक है। तो वस्तु को ऊपर, तो वस्तु तो ऊपर जाएगा ही, ऊपर जाएगा ही, लेकिन वो पूरा का पूरा वस्तु नीचे की ओर खींचने का प्रेरित करेगा। मतलब ये जो धरती है उसको नीचे की ओर खींचने का कार्य करेगा। मतलब बल वो लगा रहा है ऊपर की ओर और जो वस्तु है वो गिर रहा है नीचे की ओर, जबकि जा रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऊपर नहीं जाए, ऊपर जा रहा है जरूर, लेकिन कितना ऊपर जाएगा, ये वस्तु जितना तक ऊपर ये व्यक्ति उठा पाएगा उतना दूर जाएगा। उसके बाद अगर उसको वो छोड़ता है तो वापस उसी की ओर गिरेगा, है ना, वापस उसी की ओर गिरेगा। और इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, एक बार इसे धक्का दे दिए तो उधर ही जाएगा, ना कि वापस आएगा, ठीक है। मतलब इसमें बल है ना दिशा के लंबवत लगती है, ऊपर की ओर लग रही है, ऊपर की ओर लग रही है, इसमें बल लगा रहे हैं तो ठीक है। और हो सकता है कि अगर बल वहाँ से बंद कर दिया जाए तो वो वापस नीचे आ जाए, मतलब लंबवत बल लगती है, ऊपर की ओर बल लगती है। सीधी बात एकदम क्लियर कि ऊपर की ओर वो बल लगता है ना। और बल की दिशा में विस्थापन, देखिए वर्ड को समझना, जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, बल की दिशा ऊपर की ओर है,
बल की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है, और वस्तु ऊपर जा रही जरूर, लेकिन वापस नीचे की ओर भी उसके ऊपर बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, मतलब बल है विस्थापन के लंबवत है। ठीक है, तो जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। मतलब ये ऊपर की ओर उठाया बस है उसको, न कि वहाँ लेफ्ट राइट किसी दूसरे स्थान पर वो उसको विस्थापित नहीं कर पा रहा है, वो केवल ऊपर उठाया बस है। और ऊपर उठाया है तो ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है, मतलब केवल ऊपर उठाने का कार्य कर रहा है ना। तो वहाँ पर कार्य तो होगा लेकिन शून्य, उसका मान शून्य रहेगा। कार्य कब होगा, जब वस्तु विस्थापित होगी तभी, और वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित होगी, लेकिन अगर उसको हम लोग छोड़ देते हैं फट से नीचे आ जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा वो, है ना। एक्चुअली में यही क्या आपका है शून्य कार्य। कौन सा कार्य है, शून्य कार्य। तो देखिए कि जब विस्थापन है बल की दिशा ऊपर की ओर है, बल की दिशा के लंबवत है ना, विस्थापन लंबवत हो रही नहीं ऊपर की ओर हो रही। ठीक है, अगर छोड़ देंगे नीचे होगी, मतलब नीचे होगी, लंबवत होगी। ठीक है, तो जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो तो उस बल द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिख देना कि सिर में कोई वस्तु उठाना, सिर में कोई किसी व्यक्ति द्वारा सिर में कोई वस्तु उठाना। इस तरह से आपका कार्य का टॉपिक क्लियर हो गई। कार्य क्या है, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है, अब हम लोग जो चलने वाले हैं कार्य का, हम लोग मान जाए कार्य का कोई संबंधित आपको सवाल आ जाएगा तो उसका सूत्र हो जाएगा W=F/S, अर्थात ये वस्तु की दिशा में विस्थापन हो गया और ये हो गया बल। तो आपको बल का मान दिया रहेगा, तो बल का मान और विस्थापन का मान दिया रहेगा तो वर्ग निकल जाएगा। अगर वर्ग दिया गया है और बल का मान दिया है तो विस्थापन निकल जाएगा, और विस्थापन और कार्य दिया है तो बल निकल जाएगा। ऐसा सूत्र आएगा, इस सूत्र को लगाना बस आपको। ठीक है, चलिए, तो एक कार्य वाला चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, पहला टॉपिक खत्म हो गया, मतलब है ना। दूसरा टॉपिक में चलते हैं ऊर्जा। मैंने ऊर्जा को छोड़ कर रखी थी, तो ऊर्जा यहाँ पर आप पॉइंट डालिएगा, ऊर्जा क्या है करके नीचे में। ठीक है, ऊर्जा क्या है, तो यहाँ से आपको शुरू करना है ऊर्जा। तो ऊर्जा की परिभाषा मैंने ऊपर में लिख रखी है, देखिए कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है ना। उसका कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। क्लियर है, मतलब जितना कार्य करेगी उसकी क्षमता रहेगी, है ना। क्योंकि ऊर्जा कब क्रिया करेगी, जब कार्य कब होगा, जब उसमें क्या लगेगी, ऊर्जा लगेगी। मतलब जितनी क्षमता रहेगी, जितनी ऊर्जा रहेगी, उतना ही क्या करेगा, वो कार्य करेगा। मतलब कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा कैसा ही मात्रक जूल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कार्य का मात्रक भी जूल है एक्चुअली में। ठीक है, ओके, तो ये जो ऊर्जा की मात्रा भी क्या है, जूल है। चलिए, तब ऊर्जा के हम लोग प्रकार में चलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा का जो परिभाषा दिया हूँ उसको शून्य कार्य के जस्ट बाद लिखना है आपको। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रकार में हम लोग चलते हैं, कौन कौन सी ऊर्जा उसको व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि गतिज ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र व्युत्पन्न करिए, ऐसा। ठीक है, तो ये दोनों बनाकर मैं दिखाता हूँ आपको, और बनाएंगे हम लोग कि गतिज ऊर्जा क्या है और उसके लिए हम लोग सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, देखिए कि जड़त्व के नियमानुसार, जड़त्व का नियम क्या बोलता है, जड़त्व का नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो गत्यावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल न लगाए। ये जड़त्व का नियम है ना। तो जड़त्व के नियम के अनुसार गतिशील वस्तु हमेशा गतिमान रहना चाहता है, यही मैंने बताया था। जड़त्व के नियम अनुसार गतिशील वस्तु हमेशा क्या रहना चाहता है, गतिमान। मतलब एक वस्तु को ऐसे लुढ़का दिया जाए तो लुढ़कता ही रहेगा जब तक उसको हम लोग कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक। ठीक है, मतलब पृथ्वी भी मत लगाए, कोई भी बल नहीं लगाए, तब तक वो लुढ़कता ही जाएगा। तो जड़त्व के नियम अनुसार गतिशील वस्तु हमेशा गतिमान रहना चाहती है। अब हमारा परिभाषा है कि किसी वस्तु में गति या वेग के कारण, ये वस्तु है अगर गति करती है तो किसी वस्तु में गति या वेग के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब बताइए, अब गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा का मतलब ये एक वस्तु है, इस वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर ऐसे या लेफ्ट की ओर या राइट की ओर हम लोग उसका धक्का देते हैं तो उसको चलना प्रारंभ हो जाएगा, और चलते चलते उसमें एक ऊर्जा निहित हो जाएगी। चलते चलते उसमें क्या हो जाएगी, एक ऊर्जा क्या हो जाएगी, निहित हो जाएगी, जो पहले से संचित थी। किसके रूप में संचित थी, जब वो विरामावस्था में रहती थी ना तब उसमें एक ऊर्जा थी, संचित थी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा का भी बहुत सारा कंडीशन है, अभी नॉर्मल बता रहा हूँ। स्थितिज ऊर्जा है, मान लिया इसमें संचित है, अब इसको हम लोग अगर लुढ़का देते हैं तो उसको स्थितिज ऊर्जा का मान है वो कम होते जाएगा। अगर इसी वस्तु को, जैसे कि एक रबड़ है, रबड़ को हम लोग खींचते हैं, वो अपनी स्थिति अवस्था में से खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है।
खींचते हैं तो कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? स्थिति, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु में किसी भी समय कोई भी ऊर्जा संचित रहती है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब वस्तु अगर विरामावस्था में है तो उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। और यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है तो वो गति के कारण कोई ऊर्जा उसमें निहित होगी, उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो अभी हम लोग स्थितिज ऊर्जा हमारा मेन पॉइंट नहीं है, हमारा मेन पॉइंट है गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति या वेग के कारण, किसी कोई वस्तु अगर में गति हो रही है, वेग उत्पन्न होता है, तो किसी वस्तु में गति या वेग के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्लियर होगी आपको? एग्जाम्पल के लिए गिरते हुए पत्थर का रेत पर धंसना। अगर कोई भी पत्थर को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो रेत पर अंदर की ओर क्या होती है? धंस जाती है। क्यों धंस जाती है? क्योंकि इस गिरते हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा निहित रहती है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो गति करेगा, ठीक। और गतिज ऊर्जा का सूत्र है ई के मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। 1/2 mv²। एम है द्रव्यमान, वी है आपका वेग। क्या है? वेग। चलिए इसके लिए सूत्र उत्पन्न करते हैं। चलिए तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र उत्पन्न करते हैं, है ना। चलिए यहाँ से क्लियर हो गया गतिज ऊर्जा का परिभाषा। अब देखिए एकदम सिंपल है कि माना कि किसी वस्तु पर F बल लगाने से है ना S दूरी तक विस्थापित हो जाती है ना। चलिए वर्ड को समझना कि मान लीजिए कि वस्तु है, माना कि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, कौन सा बल लगाने पर? F बल लगाने पर वहाँ S दूरी तक, कौन सी दूरी तक? S दूरी तक विस्थापित हो जाती है ना। तो किया गया कार्य बराबर संचित गतिज ऊर्जा। मतलब इसका सीधी बात है कि यदि माना किसी वस्तु पर F बल लगाने पर, F बल लगाया जाता है तो S दूरी तक विस्थापित हो जाती है ना। तो विस्थापित हो जाती है, तो विस्थापित होती है मतलब हमने क्या बताया था कि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, विस्थापित होती है, तो क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं उसका कार्य का होना। यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती है तो क्या होता है? उसका कार्य का होना प्रदर्शित होगा, ठीक है। अब जब कार्य का होना बताया जा रहा है तो वहाँ पर जो हुआ कार्य है वही कार्य है, वहाँ उसी कार्य के कारण कोई ऊर्जा निहित हो जाती है। मतलब मैंने बताया था गति ऊर्जा क्या है कि यदि कोई वस्तु गत्यावस्था में है, गति करता है तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है। मतलब गति करता है मतलब क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो वो जो किया गया जो कार्य है ना, वही किया गया कार्य के ऊर्जा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। मतलब जो किया गया कार्य है, ये वस्तु का विस्थापन हुआ तो वस्तु ने क्या किया? कार्य किया। तो जो कार्य किया उसके कारण कोई ना कोई ऊर्जा यहाँ पर संचित हो गई। और मैंने बताया था कि यदि कोई वस्तु गति करती है तो गतिज ऊर्जा संचित होती है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य के कारण क्या कोई गतिज ऊर्जा संचित हुआ? हाँ, तो इसमें कोई गतिज ऊर्जा संचित हुआ, ठीक है। क्योंकि वस्तु ने क्या किया? कार्य किया तो वस्तु क्या हो गई? गति अवस्था में। और गति अवस्था में जब कोई चीज़ आता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाती है? गतिज ऊर्जा। तो ये माना कि किसी वस्तु पर F बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, तो S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। अब विस्थापित हो गई मतलब क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो किया गया कार्य बराबर उसमें क्या है? संचित गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो किया गया कार्य बराबर क्या है? संचित गतिज ऊर्जा। या हम लोग गति के सूत्र से भी लिख सकते हैं, कार्य के सूत्र से लिखते हैं। W = कार्य क्या है? बल गुणित वस्तु की दिशा में जो विस्थापन होता है उसको। तो ये हो गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, संचित गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया? ये आप लोग कार्य के जो सूत्र हम लोग लिखे हैं पीछे, कार्य पढ़े ना, उसके सूत्र से लिख सकते हैं, ठीक। समीकरण मानते हैं, है ना। गति के द्वितीय समीकरण से, अब देखते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। और गति के द्वितीय समीकरण हम लोग 4 अध्याय में पढ़ चुके हैं, है ना। पहला समीकरण क्या है? v² v = u + at, ये है। द्वितीय समीकरण क्या है? v² - u² = 2as। ये गति के द्वितीय समीकरण है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या देख रहे हैं? चलिए मेरी बात क्लियर हो रही है? ध्यान सुनते जाइए। हाँ चलिए, तो हम लोग यदि हम लोग 2a को पक्षांतर कर देते हैं इधर, तो v² - u² / 2a = s यहाँ पर है ना,
ठीक है। तो इस तरह से हम पहचान करें तो ये इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समझ रहे आपको? चलिए वर्ड समझने हैं आपको, क्योंकि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लगाए गए बल। अब देखिए इस पर आपको बहुत सारी चीज़ याद रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है कि गति के द्वितीय समीकरण से, तो यहाँ पर द्वितीय समीकरण ये है, लेकिन गति के द्वितीय नियम पढ़े हम लोग एक जगह और, गति के द्वितीय समीकरण और द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम के लिए मैंने एक सूत्र और दे रखी थी, F = ma। ये वाला सूत्र आपको याद रखना होगा, है ना। ये अपना ये A त्वरण, m द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गति के द्वितीय समीकरण से लिखा है, इसको समीकरण 2 माना, है ना। उसके बाद न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से लगाया गया बल बराबर F बराबर क्या होता है ma। ये गति के द्वितीय नियम से होता है, ठीक है। अब इसको हमने मान लिया समीकरण 3। कहाँ ना कहाँ से ला रहा हूँ उसको आपको याद रखना है। मैं इसको गति के द्वितीय समीकरण से लाया, ये वाला समीकरण, ठीक है, और इसको द्वितीय नियम से लाया इसको, है ना। चलिए अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, है ना, समीकरण 2 व 3 से S व F का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो इस समीकरण 1 है हमारे पास, यहाँ से हमने S का मान निकाला, यहाँ से हमने F का मान निकाला, ये दिख रही है आपको, यही तो करना है अपने को, है ना। चलिए तो हमारे पास क्या है, W है ना। और मैंने बता दिया था कि किया गया कार्य किसके बराबर है, संचित गतिज ऊर्जा के बराबर है ना। मतलब गतिज ऊर्जा का मान कब लिखेंगे, जब हम लोग कार्य का मान निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में क्या लिखा है, W = F × S ऐसे लिखा है समीकरण 1 में। अब तो समीकरण 1 नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं समीकरण 1, है ना। ये लिख दिया गया है आपके पास, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए ना। अब ये समीकरण 1 यहाँ पर लिख दिया, इसको आपको लिखना है लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है ना। चलिए क्योंकि हमको क्या करना है, समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, S का मान, है ना। और समीकरण 3 है, उसमें क्या है, F का मान है। इस F का मान को इस दोनों जगह रखना है। तो W = F का मान क्या है हमारे पास, F का मान है हमारे पास ma इंटू S का मान है हमारे पास, S का मान यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको, V² - U² / 2a, ऐसा है, ठीक है। तो ये A और A कट गया अपने पास, है ना। तो W = ये हो जाएगा आपका 20, ये 1/2 को हम लोग बाहर कर देते हैं, 1/2 को, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है ना। ये m है, ये m है, इसके साथ गुना हो जाएगा, m × V² - U², ठीक है। तो m है, दोनों के साथ गुना, है ना, ऐसा, क्योंकि F × S था तो ma दोनों के साथ गुना था, तो इधर दोनों के साथ गुना है, मतलब ये बीच में रहेगा, तो ये m रहेगा × V² - U²। तो ये हमारे पास m है, ये 1/2, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने 1/2 को बाहर करी है, ठीक है, ये बाहर हो गया, है ना। तो 1/2 m V² - U²। और W कौन है, कार्य। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले बोला था कि किया गया कार्य किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर है। किया गया कार्य किसके बराबर है, गतिज ऊर्जा के बराबर, अर्थात E = W। मतलब ये किया गया कार्य W और गतिज ऊर्जा E के, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 m V² - U², ठीक है, ऐसा है अपने पास, है ना। अब ये तो समझ आ गया आपको, है ना। अब यहाँ तक तो समझ आ गया, लेकिन अपने को क्या करना है, पूरा कंप्लीटली हमको गति का समीकरण निकालना है, सॉरी गतिज समीकरण नहीं, गतिज के ऊर्जा का समीकरण निकालना है। तब क्या होता है कि अब इसको W को हम लोग लिखते जा रहे हैं, हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो E के को नीचे लिखना = 1/2 m, यहाँ पर लिखे। अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ ना, यहाँ पर आपको लिखना है V² - U² लिखा है ना, तो -0 का वर्ग मतलब स्क्वायर। ये क्यों आया है ये 0 भाई, क्यों 0 लिखा हूँ मैंने, सर पागल तो नहीं हो गया भाई, क्या 0 लिख दिया, U दिखा था यहाँ पर 0 क्यों लिख दिए। तो भाई
यहाँ पर लिखना कि यदि वस्तु की गति विराम अवस्था से प्रारंभ होती है तो u बराबर 0। मतलब अब देखिए, मैं वस्तु को ऐसे यहाँ से ऐसे गिराना शुरू करता हूँ या यहाँ से धक्का देता हूँ तो यहाँ जाता है वो। तो सबसे पहले ये इसका प्रारंभिक वेग, अच्छा वेग के बारे में बताना पड़ेगा आपको। वेग को v से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब प्रारंभिक वेग के बारे में बात करेंगे तो u का प्रदर्शित करते हैं, और अंतिम वेग के बारे में बात करेंगे तो v से प्रदर्शित करते हैं। देखिए v को, अगर वेग बस के बारे में बात करेंगे तो v बस को प्रदर्शित करेंगे, यदि प्रारंभिक वेग के बारे में बात करेंगे तो u से करेंगे, और अंतिम वेग के बारे में बात करेंगे तो v से। मतलब v और v इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जाना, इसको वेग बस के लिए यूज़ करते हैं v, और जब हमको प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के बारे में बात करते हैं तो u का यूज़ करते हैं, और अंतिम वेग के लिए v का यूज़ करते हैं। ठीक है, u और v। तो प्रारंभिक वेग, कभी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो भाई जब विरामावस्था में है तो वेग है उसका 0 रहेगा क्या? जब बढ़ेगा तभी उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ता जाएगा 0 से 5, 10, 15, 20। लेकिन जब वो विरामावस्था में है तो 0 रहेगा ना, तो u का मान कितना रहेगा? 0। इसीलिए यदि वस्तु की गति विरामावस्था में, तो विरामावस्था में से प्रारंभ होती है तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। तो e के इक्वल टू 1/2 mv²। ये यहाँ पर यदि आप लोग E के इक्वल टू W लिखे हो, उसके बाद ना W को हटा दिए हो यहाँ से ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यहाँ पर कुछ कोष्टक में लिखना कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। इस तरह से आपको ये जो समीकरण प्राप्त हुआ या सूत्र प्राप्त हुआ, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ये समीकरण उत्पन्न किए हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर होगी? चलिए, तो इसी संदर्भ में काइनेटिक एनर्जी के आधार पर एक सवाल देखते हैं कि 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है ना, 20 kg मतलब किसका मान है? द्रव्यमान मतलब m का मान है, सीधी बात है ना। ठीक है, तो हमारे पास दिया गया है, ये पृष्ठ क्रमांक 186 में आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, क्या वस्तु की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है? उसके बाद आएगा किसी ट्रक से रोकना ज़्यादा सहज होगा, कम सहज होगा, किसी कार्य गतिज ऊर्जा, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मैं उदाहरण को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है? वस्तु का द्रव्यमान 20 kg, एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से, वेग का मान मतलब v का मान दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो भैया गतिज ऊर्जा का सूत्र है E के इक्वल टू 1/2 mv²। m का मान दिया गया है 20, 1/2 20, ठीक है, इंटू ए दिया है 5² ये हो जाएगा, है ना। ये सीधा काट दो, ये हो जाएगा इतना 25, उसके बाद हो जाएगा 250 जे, खत्म, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का मान, ये सिंपल सवाल है। आगे चलते हैं। अपना जो अगला टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है कि जब कोई वस्तु संतुलित अवस्था में है, संतुलित अवस्था मतलब नॉर्मल, वो कहीं पर रखी हुई है, एकदम सिंपल अवस्था में, गति नहीं कर रही है ना। जब कोई वस्तु संतुलित अवस्था में है और उसकी स्थिति को परिवर्तित करते जाए, मतलब मान लो जाए ये वस्तु इसकी स्थिति में क्या कर देते हैं हम लोग? परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान जाए ऐसे नॉर्मल अवस्था में है, इसको हम लोग खींच देते हैं, तो क्या करते हैं? इसकी स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं, है ना। तो उस स्थिति में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। अब बताता हूँ, देखिए इस स्प्रिंग को हम लोग पहले नॉर्मल अवस्था में थी, उसको हम लोग खींच दिए, तो खींचने के बाद वो गतिज स्थिति में आ जाएगी, गति करेगी, है ना। जिस टाइम वो गति करेगी उस टाइम उसमें गतिज ऊर्जा तो हो सकता है ना, लेकिन जब हम लोग उसको खींच कर रख देते हैं, स्थायी रख देते हैं, तो उस समय उसमें एक ऊर्जा भी संचित हो जाती है। बात क्लियर नहीं हो रही है? चलिए क्लियर कर देते हैं। ये रबड़ है, रबड़ को हम लोग ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, रबड़ के एक छोर, ये दूसरा छोर, एक छोर को पकड़ के ऐसे बहुत जोरों से खींच कर रोक देते हैं। तो खींचने के टाइम उसमें गति हुई, ये क्लियर है, लेकिन हम गति ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। खींचने के बाद उसको हम लोग फिर रोक कर रखे हैं, अभी खींच कर पकड़े रहो, छोड़ना नहीं, हाथ लग जाएगा, है ना। तो खींच कर रखे रहो, खींच कर रखते हैं, तब क्या होता है देखिए,
कि जब कोई वस्तु संतुलित अवस्था में है और उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए, वो संतुलित थी, उसकी स्थिति में परिवर्तित कर दिया हम लोग खींच कर, है ना, तो उस स्थिति में उसमें ऊर्जा संचित है। तो आप जब इसको खींच कर रखोगे उस टाइम आपको क्या, कुछ बल के अभाव होगा, वो अपनी ओर खींचने लगेगा, वो अपनी ओर खींच लगेगा, उस टाइम कुछ बल का अभाव होगा। तो वहाँ जो ऊर्जा है ना, वही आपका स्थितिज ऊर्जा है, कि जब कोई वस्तु संतुलित अवस्था में है और उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दिया जाए तो उस स्थिति में उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है और इसी ऊर्जा से वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब पहले कहाँ था, यहाँ था, ठीक है, खींचे तो छोटा था ना, अब खींच दिए तो उसकी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो उस स्थिति में उसमें ऊर्जा, तो स्थिति में जब परिवर्तन हुआ जिसके फलस्वरूप उसमें ऊर्जा संचित हो गई और वही संचित ऊर्जा आपका कहलाएगा स्थितिज ऊर्जा, है ना। और इसी ऊर्जा से वह अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। जैसे स्प्रिंग को खींच दे, एक बार खींच के पकड़ा हो तो उसमें ना थोड़ा सा बल लगता है, वो अपने प्रारंभिक स्थिति में आने का प्रयास करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसमें एक ऊर्जा संचित रहती है। कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि स्थिति ऊर्जा क्या है। अब परिभाषित कर देते हैं कि स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी भी वस्तु में स्थिति में परिवर्तन, जैसे कि प्रारंभिक स्थिति है, अब उसको हम लोग खींचते हैं ना, तो उसके स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब स्थिति में परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक बल निहित हो जाती है, एक ऊर्जा निहित हो जाती है, जी एक ऊर्जा निहित हो जाती है, जिसको हम लोग कौन सा ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। बल ऐसा लगता है कि अगर खींचते हैं स्प्रिंग को तो ऐसा लगता है कि वो अपनी ओर और खींच रही है। ये दोनों हाथ से एक तरफ को पकड़ खींचते तो ऐसा लगता है कि दोनों हाथ एक तरफ खींच रही है, ऐसा लगता है ना। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गुलेल से पत्थर फेंकना, गुलेल में हम लोग ऐसे, गुलेल होता है, इसमें एक ऐसा रबड़ लगा होता है, रबड़ में पत्थर फंसाकर हम खींचते हैं इस तरह, है ना, खींचते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है कि हमको कोई चीज़ खींच रहा है इधर, और जब उसको फट से छोड़ते हैं तो वो स्थितिज ऊर्जा है, फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, इस तरह से ये हो गई स्थितिज ऊर्जा। अब सूत्र की उत्पत्ति, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, उसके सूत्र की उत्पत्ति करिए, है ना। तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किसके आधार पर समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं गुरुत्वीय बल के कारण समझते हैं, ठीक है। तो सूत्र की उत्पत्ति देखते हैं हम लोग, सूत्र की उत्पत्ति, है ना। तो सूत्र की उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो यहीं पर देखें कि गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा को, है ना, गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा को आसानी से समझा जा सकता है। मतलब आपको अगर आए स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा देना जो मैंने यहाँ पर दी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर व्युत्पन्न करना है, अभी व्युत्पन्न करने दिखाऊंगा। और यदि आपके पास आ गया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो इस चीज को ही लिखना है। किसको लिखना है, ऊपर में जो स्थितिज ऊर्जा है ना उसका परिभाषा ना लिखकर आपको मैं यहाँ नया परिभाषा बता रहा हूँ, उसको लिखना है। किसकी जगह, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और सूत्र दोनों के लिए एक ही उत्पन्न करना है। मेरी बात समझ आ रही हुई, नहीं आती तो आप कमेंट का बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगा उसको, है ना, अलग से कोई वीडियो बनाकर, कि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्थितिज ऊर्जा आ गया और स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र उत्पन्न करिए। तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा देना है यहाँ पर और सूत्र उत्पन्न करना है। अगर आ गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर मैं परिभाषा दे रहा हूँ, उसके बाद सूत्र निकालूंगा। तो सूत्र दोनों के लिए एक ही निकलेगा, लेकिन परिभाषा में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ जाएगी, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय बल के कारण जो ऊर्जा बनती है उसको हम लोग बनेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो जब आप स्थितिज ऊर्जा लिखोगे तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा लिखोगे यहाँ पर और सूत्र की उत्पत्ति लिखोगे, तो ये वाला जो वर्ड जो कोष्टक के अंदर है इसको लिखना एकदम जरूरी है जब स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात बताई जाए तब, कि सूत्र की उत्पत्ति गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा को आसानी से समझा जा सकता है, उसका ध्यान से शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को समझाइए, तो आपको ये परिभाषा देना है, ठीक है, ये परिभाषा देना है इसकी जगह, और इसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, इसको लिखना है। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये वस्तु है, हमको लेफ्ट और राइट में हम लोग इसको धक्का देते थे, तब क्या होता था, विस्थापन वगैरह होता था, जो भी होता था तो ऊर्जा होती थी। लेकिन हम लोग क्या यहाँ क्या करेंगे, ऊपर की ओर इसको धक्का देंगे ऐसे, ठीक है। तो नीचे उसके ऊपर कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा जिसके फलस्वरूप यहाँ पर इस वस्तु में क्या हो जाएगी, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। मतलब इसको हम लोग अगर ऊपर रखते हैं तो अपने ही आपको नीचे गिरता है, क्यों, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है ना।
मतलब पहले किस में था, पृथ्वी में था। अब ऊपर में खींचेंगे तो ऊपर की ओर चला जाएगा, तो खींच के बाद फिर उसको विरामावस्था रख देते तो यहाँ पर उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाएगी। कौन सी ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य, ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे है, उसके विरुद्ध ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा, ऊपर की ओर उठा के इसको आराम से यहाँ पर रखे रहते हैं ना, इस समय इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, तो इस ऊर्जा को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद सूत्र की उत्पत्ति यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद लिखेगा कि गुरुत्वीय बल के कारण संचित स्थितिज ऊर्जा को आसानी से समझा जा सकता है, या गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपको आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, तब यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, और सूत्र की उत्पत्ति करिएगा। इसको लिखेगा गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को आसानी से समझा जा सकता है। अगर आपको आ गया स्थितिज ऊर्जा तो क्या लिखोगे, स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा लिखोगे, और क्या लिखोगे, गुरुत्वीय बल के कारण स्थितिज ऊर्जा को आसानी से समझा जा सकता है। दोनों में समझ आया आपको पॉइंट। ठीक है, अब दोनों के लिए यहाँ शुरू होता है आपका सूत्र की व्युत्पत्ति। ठीक है, चलिए, हाँ, माना कि क्या क्या मानते हैं उसको देखें। माना कि एम द्रव्यमान की वस्तु, माना कि एम द्रव्यमान की वस्तु, यहाँ मैं अक्षर नहीं बनाऊंगा, ठीक है, फटाफट लिखूंगा। या माना कि एम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाए, ऊंचाई तक उठाया जाए, है ना। मान जाए एक, यहाँ पर ये देखिए एक वस्तु, इसको h द्रव्यमान, एम द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान की वस्तु है, उसको कहाँ तक, यहाँ तक, ये कहाँ ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, h लिख दिया यहाँ पर। माना कि एम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाए, है ना। ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इसको मैं समझाऊंगा बाद में, है ना। यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। चलिए समझिए कि एम द्रव्यमान की वस्तु के h ऊंचाई तक, यहाँ पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु, इसको h ऊंचाई तक क्या किया जाए, उठाया जाए। तो उठाने पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य, अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल धरती में है, तो इधर की ओर ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है ना, ऊपर की ओर उठा रहे हैं मतलब नीचे की ओर बल लग रहा है ना, तो क्या हो रहा है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य हो रहा है। ठीक है, कि एम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाए, माना कि एम द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाए, तो ऊपर उठाने पर उठाया जाए, तो ऊपर उठाने पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। जो कार्य है वो ऊर्जा के बराबर है, मैंने गतिज ऊर्जा में भी बताया था, जो कार्य करेंगे वही किसी ऊर्जा के बराबर होगी, मतलब वो गति कर रही तो गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दिए हैं ऊपर में, ठीक है, मतलब ऐसे पकड़े हुए हैं, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो देखिए वस्तु का भार, ठीक है, वस्तु का भार क्या है अपने पास। अच्छा, भार के लिए आपको बताता हूँ, भार किस किस चीज़ द्वारा बनती है उसको आपको बताना है। भार मतलब कोई भी वस्तु उसका द्रव्यमान है, ठीक है, और उनका जो त्वरण है, त्वरण, ठीक है, उसी के आधार पर वस्तु का भार बनता है ना। और ये कहाँ से है उसको भी बताता हूँ। यहाँ पर होता है F बराबर ma, बल लगाएंगे ना, बल लगाएंगे तब ये गति का जो हमारे पास नियम है उसका है, बल लगाएंगे तो हमको बल किसी होता है, द्रव्यमान और त्वरण के बराबर होता है ना, गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो वस्तु का भार है उसके लिए क्या यूज़ हो जाएगा कि ma हो जाएगा, अभी
ए में, तो भार से संबंधित क्या हो रहा है? भार का मतलब ये होता है कि ये त्वरण है, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो त्वरण बोलेंगे ए, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर त्वरण नहीं यूज़ होगा, वहाँ पर यूज़ होगा गुरुत्वीय त्वरण। ऊपर की ओर जा रहा है मतलब त्वरण यूज़ नहीं होगा, क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर ए यूज़ किए हैं ना, इसके जगह हम लोग यूज़ करेंगे जी का, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो वस्तु का भार यहाँ पर लिखना, वस्तु का भार बराबर एम जी, ठीक है। वस्तु का भार बराबर क्या है? एम जी। मतलब क्या होता है कि पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल नीचे की ओर h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर। अब इसका मतलब समझिए कि वस्तु का भार बराबर, ये वस्तु है, वस्तु का भार बराबर होता है एम जी। इसका मतलब ये होता है, ये केवल मतलब समझाने के लिए लिखा हूँ इतना, है ना। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल, पृथ्वी द्वारा आरोपित जो गुरुत्वाकर्षण का बल है नीचे की ओर h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल नीचे की ओर, ये पृथ्वी द्वारा यहाँ पर ये वस्तु कैसे उठा दिए हैं तो उसके ऊपर एक गुरुत्वीय बल रख ली, है ना। तो पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल नीचे की ओर h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर, मतलब ये हो रहा है कि कोई वस्तु को हम लोग ऊपर के उठाए मतलब विस्थापित किए हैं, है ना। किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध विस्थापित किए हैं। उसमें कितनी ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक क्या किए हैं? विस्थापित करने पर, ठीक है। हमारे पास कोई भी भार आता है, मतलब समझ रहे हो, वस्तु का भार बराबर एम जी बराबर, ऐसे लिखा हूँ, मतलब वस्तु का भार बराबर डायरेक्टली ये जो लिखा हूँ वो है कि वस्तु का भार बराबर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के नीचे की ओर, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के नीचे की ओर h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर, पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल नीचे की ओर h ऊंचाई तक विस्थापित करने पर। मतलब कहा जा रहा है कि ये गुरुत्वीय बल है वो नीचे की ओर बल लगा रही है ना, और हम वस्तु को h ऊंचाई तक क्या कर दिए हैं? विस्थापित कर दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लिख सकते हो, नहीं तो मत लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं किया गया कार्य बराबर बल, किया गया कार्य मतलब W बराबर बल गुणित विस्थापन। ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि W इक्वल टू Fs, ये तो जानते हैं हम लोग, है ना। विस्थापन, अब W बराबर हम लोग क्या लेते हैं? बल यहाँ पर देखिए, बल Fa, यहाँ सबसे ऊपर में लिखे हम लोग FMA लिखे यहाँ पर, ठीक है। और MA से हम लोग निकाले हैं वस्तु का भार, मतलब हमारे पास वस्तु का भार है mg, MA की जगह हम लोग क्या डाले हैं? mg डाले हैं, क्या डाले हैं? mg डाले हैं, है कि mg, मतलब भार बराबर mg, और भार किससे संबंधित है? बल से, है ना, बल संबंधित है ना। तो हमको क्या प्राप्त होगा? F बराबर MA था ना, तो वो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या? F बराबर mg, ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा का ना। F बराबर क्या हो जाएगा? mg, फोर्स, बल, ठीक है। तो ये mg प्राप्त हुआ। तो सबसे पहले इसको देखिए लाइन से कि आप सबसे पहले इसको लिखोगे F बराबर m लिखोगे, उसके जस्ट बाद लिखोगे वस्तु का भार, इसको लिखोगे, उसके बाद इसको लिखोगे, है ना। इसके जस्ट बाद ये लिखेंगे W बराबर बल गुणित विस्थापन F इंटू S। अब मैं ये क्या करना चाह रहा हूँ उसको समझना कि मैं F का मान लाना चाहता हूँ कहीं से। किसका मान? F का मान। तो F का मान मुझे दिखेगा वस्तु का भार बराबर mg, वस्तु का भार यहाँ पर लिखा हूँ मैं, वस्तु का भार बराबर mg, और वस्तु का भार किसके बराबर है? F के बराबर है, बल के बराबर है। तो F का मान क्या निकला? mg निकला। F का मान क्या निकला? mg निकला। तो F की जगह हम लोग डाल देते हैं mg, ठीक है, इनटू S विस्थापन मतलब ये लेफ्ट से राइट जाता है तो विस्थापन होती है, और ये ऊपर की ओर जा रही है, किसकी ओर जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है, मतलब ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर विस्थापन हो रही है ना। तो ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है उसमें ना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर बल मतलब कौन सा? H, मतलब S की जगह हम लोग लिख देंगे H। ये हो गया। अब अपने को क्या लिखना है कि W का किया गया कार्य किसके बराबर होता है?
ऊर्जा के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा ET पोटेंशियल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे P से, है ना। पोटेंशियल एनर्जी EP लिख देंगे W की जगह, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोष्टक लिख देना कि किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो W की जगह EP लिख देंगे और ये हो जाएगा mgh, MDH नहीं ना, मसाला हो जाएगा फिर, MDH नहीं, mgh, ठीक। तो ये हो जाएगा, यही स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या है, सूत्र है। तो स्थितिज ऊर्जा EP इक्वल टू mgh, ये mgh कहाँ से है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। इसको मैं एक बार बता देता हूँ कि आप शुरू करेंगे कि यहाँ से आप F बराबर ma लिखेंगे, तो यहाँ पर ma लिखेंगे, उसके बाद ma के बाद आप लिखेंगे वस्तु का भार बराबर ma लिखेंगे, ma जस्ट वस्तु का भार बराबर mg डाल देंगे, क्योंकि जी यहाँ पर आ जाएगा आपको, ठीक है। और F बराबर यहाँ पर g भी लिख सकते हो आप लोग, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, तो ओनली त्वरण है तो ए लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी लिख सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा बेटर होगा तो जी लिख देंगे यहाँ पर, F बराबर mg, है ना। यहाँ से होते जाएगा तो यहाँ पर बदलना नहीं पड़ेगा फिर जी, अगर जी लिखते हो तो जी बदलना नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ पर ए लिखते हो तो यहाँ पर ए की जगह जी को बदल देंगे यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप जिस तरीके से बनाओ सही होना चाहिए। अब इतना लिखोगे, उसका W बराबर बल गुणित विस्थापन, F बराबर S, F का मान मैंने यहाँ से निकाली है। वस्तु का भार बराबर क्या होता है, mg होता है, वस्तु का भार बराबर क्या mg होता है, और भार किसके बराबर है, बल के बराबर है, तो F माना, तो F का मान क्या होगा, mg, तो F की जगह हमने mg रख दी, S की जगह क्या लिख दिया हमने h क्योंकि ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर विस्थापन हो रहा है, ऊंचाई है h, है ना। तो mgh आ गया, क्लियर हो गया। ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा। अपना अगला टॉपिक देखिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के लिए आपको कुछ ऐसे चीज़ें को जानना जरूरी है ना। इसका मतलब देखिए कि कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है, कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या है ना। तो कुल यांत्रिक ऊर्जा पहले क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा है ना, 1/2 mv² को हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, तथा स्थितिज ऊर्जा, तथा कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh को बोलते हैं हम लोग, है ना। ये सब तो आप जानते ही हैं शुरू से कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। मतलब m1/2 mv² प्लस mgh मिलाकर इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहते हैं कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो ऊर्जा निहित होती है, जैसे कि हमारे पास एक वस्तु है ना, एक वस्तु यहाँ पर ये धरती है, धरती माता है ना, और ये चलिए यहाँ पर भी ये, इसको भी भूल जाइए, ऊपर की बात देखते हैं, वस्तु जब गिरेगा तब इधर बनाएंगे। तो ये एक वस्तु है जो कि ये ऊपर में है, ऐसे लटका हुआ है किसी व्यक्ति के हाथों में, है ना। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में ऊर्जा निहित होती है। तो आपको बताता हूँ कि ये वस्तु, इसमें जो प्रारंभिक अर्थम अगर स्थितिज ऊर्जा निहित होती है इसमें, क्योंकि इसको यहाँ से उठाकर ऐसे ऊपर उठाया गया है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बल कार्य, मतलब इसमें एक ऊर्जा निहित होगी, उसको बोलेंगे हम लोग स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, है ना। कौन सी ऊर्जा बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। चलिए इसमें एक ऊर्जा निहित है क्योंकि इसको ऊपर उठा दिया गया है, उठाकर स्थायी रख दिया गया है, स्थिर अवस्था में रख दिया गया है, मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा निहित हो गई है ना। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो ऊर्जा निहित होती है वही ऊर्जा वस्तु में अंतिम स्थिति तक किसी अन्य ऊर्जा के रूप में, मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे नीचे गिराते हैं तो यहाँ पर रहेगा तो भी ऊर्जा संचित रहेगी, यहाँ पर आएगा तो भी ऊर्जा संचित रहेगी, पूरा नीचे में आएगा तो नीचे से जस्ट ऊपर रहेगी तो भी ऊर्जा, और पूरा नीचे में आ जाएगा तब भी उसमें एक ऊर्जा संचित रहेगी। लेकिन कई जगह स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा तो गतिज ऊर्जा का मान कम रहेगा, गतिज ऊर्जा का मान ज़्यादा रहेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान कम रहेगा, ठीक है। तो आगे मैं समझाऊंगा, समझ आएगा आपको कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो ऊर्जा निहित होती है ना, जो ऊर्जा यहाँ पर जितने परसेंट, जैसे कि 100% ऊर्जा है तो 100% ऊर्जा निहित होती है, वही ऊर्जा वस्तु में अंतिम स्थिति तक, मतलब लास्ट स्थिति तक 100% ही रहेगी उसमें, है ना। वही ऊर्जा वस्तु में अंतिम स्थिति तक किसी अन्य ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। मतलब अगर स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो संचित 100% है ना, और गतिज ऊर्जा 0% है, तो यहाँ जाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा। क्या अलग, कैसे अलग होगा देखना, लेकिन हर जगह दोनों का मान बराबर आएगा,
प्रत्येक स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा का मान बराबर आएगा। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो ऊर्जा निहित होती है, प्रारंभिक स्थिति में जितनी ऊर्जा निहित होती है, वही ऊर्जा वस्तु में अंतिम स्थिति तक किसी अन्य ऊर्जा के रूप में संचित रहेगी। अर्थात ऊर्जा का नाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। अब देखिए, इसको समझना है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर नियत। अब इसको समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है ना, सब कॉम्प्लेन पीते हो आप लोग। हाँ, तो देखिए यहाँ पर मान लो जाए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बराबर मतलब यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब समझे ना हम लोग, स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा जोड़ेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं बताता हूँ कि यदि कोई वस्तु कर विरामावस्था में है, इसको ऊपर उठा दिए हैं, तो उसमें कौन सा ऊर्जा निहित है? स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा निहित है? स्थितिज ऊर्जा को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो उस टाइम में उसमें mgh स्थितिज ऊर्जा निहित होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दी कि स्थितिज ऊर्जा का मान 100 है। एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। mgh है ना, और हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु को स्थिर रख दिया गया है, ऊपर उठा के स्थिति ऊर्जा नहीं थी, मतलब mg का मान 100 है मान लो जाए, है ना। प्लस अब यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसमें गति ऊर्जा है कि रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थिति अवस्था में, मतलब स्थिर ऊर्जा निहित होगी उसमें, फुल मात्रा में उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? स्थिर ऊर्जा। तो 100 तो स्थिर ऊर्जा हो गया ना, तो जो गतिज ऊर्जा है मतलब k है, कैनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? स्थितिज ऊर्जा का मान मैंने 100 ली है और गतिज ऊर्जा का मान 0 ली। क्यों? क्योंकि इस स्थितिज अवस्था में गतिज ऊर्जा का मान 0 रहेगा। तो इक्वल टू देखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 100 प्लस 0 तो 100 आएगा। 100। तो यांत्रिक ऊर्जा का मान 100 हो गया इस बिंदु पर। चलिए हम दूसरा बिंदु में जाते हैं। दूसरा बिंदु वस्तु यहाँ पर आ गया, उसको छोड़ दिया गया। तब जब इसको छोड़ते हैं तो उसमें स्पीड पकड़ती है। क्या पकड़ती है? स्पीड पकड़ती है। स्पीड पकड़ेगी मतलब स्थिर ऊर्जा का मान कम होने लगेगा और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड पकड़ रही है ना, तो स्थितिज ऊर्जा का मान। अब दूसरी स्थिति, पहले स्थिति में हो गया, दूसरी स्थिति में देखिए P1 पोटेंशियल एनर्जी का मान घट रही है, मतलब ये हो गया 80। क्या हो गया? 80 प्लस, है ना। अब बढ़ेगी मतलब उसमें गति आएगी, और जब किसी वस्तु में गति आती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा निहित हो जाती है? गतिज ऊर्जा निहित हो जाती है। तो इस समय गतिज ऊर्जा का मान k का मान हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रही है। अब दोनों को मिलाइए, 100। बात समझिए? तो इस बिंदु पर भी स्थितिज ऊर्जा का मान 100 है। ऊर्जा कोई नाश हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। वर्ड को समझिए, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो ऊर्जा निहित है, प्रारंभिक स्थिति में जो ऊर्जा यहाँ पर निहित है, वही ऊर्जा वस्तु में अंतिम स्थिति तक किसी अन्य ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। किसी अन्य रूप में 100 आ रहा है ना, अन्य ऊर्जा के रूप में संचित है। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित थी, लेकिन यहाँ पर देखिए तो पोटेंशियल ऊर्जा के रूप में भी और काइनेटिक ऊर्जा के रूप में भी संचित है दोनों, 100, है ना। अर्थात ऊर्जा का नाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू नियत, है ना। मतलब ये समझ रहा है आपको कि हर जगह स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा रहेगी। अब इसको देखिए, लास्ट चलते हैं, लास्ट हम लोग चल जाते हैं यहाँ। अब जस्ट ऊपर में धरती पूरा टकराया नहीं है, धरती थोड़ा सा ऊपर में है ना। तो उस समय सबसे ज़्यादा स्पीड रहती है, और सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगी उस समय सबसे ज़्यादा कौन सा ऊर्जा रहेगा? गतिज ऊर्जा रहेगा। ठीक है, तो इस समय तीसरी स्थिति में देखेंगे, ये तीसरा बिंदु यहाँ पर, तीसरा बिंदु में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का मान हो जाएगा आपका 0। स्थितिज ऊर्जा नहीं रहेगी ना, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूरा बदल गया ना। अब यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा का मान देखते हैं, 100 इक्वल टू क्या होगा? 0 प्लस 100 इक्वल टू 100। ऐसा कोई नियम नहीं होता, आपको मैं पहले बता दिया हूँ। ये आपको एकदम क्लियरली भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। ऐसा कोई नियम आपको बुक में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये आपको समझ आ गया कि हर जगह यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या है? बराबर है। और किसी न किसी ऊर्जा क्रम में, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में 100 था, और यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी के रूप में कितना था? 100 था। मतलब किसी न किसी ऊर्जा के रूप में हमेशा क्या रहेगी? किसी अन्य ऊर्जा में हमेशा क्या रहेगी? संचित रहेगी। अर्थात ऊर्जा का कभी भी नाश नहीं होगा। ये आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्लियर हो गई? और चैनल को सब्सक्राइब करिए वगैरह वगैरह। अगर आगे थोड़ा सा और बचा है एक पॉइंट, जिसका नाम है शक्ति। शक्ति में चलते हैं हम लोग। चलिए, तो शक्ति, पावर है क्या? देखिए, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं।
सीधी सी बात। शक्ति जितनी होगी उतनी मात्रा में ऊर्जा होगी, और ऊर्जा जितनी मात्रा में होगी उतनी मात्रा में कार्य होगा। सीधी सी बात। तो कार्य करने की जितनी भी दर होगी या ऊर्जा का रूपांतरण जितनी मात्रा में होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति। जैसे कि मान जाए हमारे पास एक व्यक्ति के पास 100 ऊर्जा है। अब इसको मैं मात्रक के रूप में नहीं दर्शा रहा हूँ, 100 ऊर्जा है तो 100 कार्य करेगा वो, बात समझ आए। 90 ऊर्जा है तो 90 कार्य करेगा। 80 ऊर्जा तो 80, 70 है तो आप गधे तो नहीं हो, बता पाओगे 70 ही हो जाएगा। तो कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब जितनी मात्रा में कार्य करने की दर होगी या ऊर्जा रूपांतरण की जो दर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी। अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय, जितना समय लगेगा ना, ठीक है। अर्थात P = W/T। तो इसका मात्रक वाट है, शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। V मत लिखना, ये ओल्ट हो जाएगा, ठीक है। W लिखना, वाट है ना। 1 वाट बराबर क्या होता है, देखिए कि यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में, यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो ऊर्जा उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकंड होगा। 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा करता है तो 1 जूल ऊर्जा करता है, तो ऊर्जा के उपयोग की दर है, ऊर्जा का रूपांतरण की जो दर है ना, वो कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तथा शक्ति कितना होगा, 1 वाट होगा। मतलब जितनी कार्य करने की दर होगी या ऊर्जा रूपांतरण की दर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, शक्ति। मतलब जितना ऊर्जा का उपयोग किया गया है उतना उसका क्या कहलाएगा, शक्ति कहलाएगा। 1 वाट होगा। क्लियर हो गया, 1 वाट का मतलब यही होता है ना। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, और आपको 1-2 दिन में फिर नया चैप्टर आएगा, 13 अध्याय 14 अध्याय ऐसे मिलते जाएगा, ठीक है। ओके, और कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं किसी अन्य वीडियो के लिए, सबके लिए, ठीक है।